हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा है क्या? आपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु को स्पर्श किया होगा तो वह या तो गर्म लगती होगी या ठंडी लगती होगी। हमारे शरीर में त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें गर्म या ठंडे का आभास करवाती है। कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है, यह निर्भर करता है उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मा पर। यदि उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक है तो वह वस्तु हमें गर्म महसूस होगी। यदि उस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम है तो हमें वह ठंडी महसूस होती है। जैसे आइसक्रीम हमें ठंडा लगता है, इसी तरह से अभी बनाई गई चाय के कप को यदि हम टच करते हैं, छूते हैं तो हमें गर्मी का आभास होता है। यह उनके ताप में अंतर के कारण लगता है। आइसक्रीम का ताप कम होता है जबकि चाय के कप का ताप अधिक होता है। कुछ गर्म या कुछ अधिक गर्म उनमें ऊष्मा में अंतर के कारण लगता है। कुछ गर्म वस्तुएं लगती हैं, कुछ ज़्यादा गर्म लगती हैं। जो अधिक गर्म लगती हैं उनमें ऊष्मा की मात्रा अधिक है, कम गर्म लगती हैं उनमें ऊष्मा की मात्रा कम होती है। इसका पता हम एक तापमापी यंत्र थर्मामीटर से भी लगाते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। आइए अब समझते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है। एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की पारा से भरी हुई, पारा एक धातु है, चमकीली धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पारा से भरी हुई एक कांच की नली होती है थर्मामीटर। पारा का एक विशेष गुण है, यह ताप पाकर फैलता है जिसके कारण उसका मापक्रम बढ़ता है। ताप पाकर पारा फैलेगा तो पारा इस कांच की नली में ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उसका मापक्रम बढ़ेगा। यह माप सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सी अर्थात डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। इसमें हम डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। इसका दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट भी होता है। इसका परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का। यदि 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या कम तापमान है तो वह सामान्य तापमान नहीं है। ठीक डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह प्रयोगशाला थर्मामीटर भी तापमान मापने के काम आता है और इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। प्रयोगशाला में हम जिस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं उसकी रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। आजकल अंकीय तापमापी अर्थात डिजिटल थर्मामीटर भी बाजार में उपलब्ध होते हैं। क्या ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है? हाँ, ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। दो वस्तुएं यदि आपस में एक दूसरी से सटी है, टच है, तो अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कोई ठोस वस्तु है जिसका एक सिरा गर्म है तो और दूसरा सिरा ठंडा है तो उस ठोस वस्तु में भी ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। और ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। किसी गर्म रोड, धातु की रोड का एक सिरा यदि हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगती है। चालन विधि द्वारा ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देती हैं उन्हें ऊष्मा की चालक या ऊष्मा की सुचालक वस्तु
ऊष्मा का सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जो धातुएं होती हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये ऊष्मा की चालक होती है। जबकि जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने दें, उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं या ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये ऊष्मा कुचालक है, ऊष्मा रोधी पदार्थ है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। आपने देखा होगा हमारी जो स्वेटर है, कंबल है, रजाई है, इनके जो रेशे हैं उनके बीच में वायु भरी होती है, और वायु क्योंकि ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए यह हमारे शरीर की गर्मी को स्वेटर से, रजाई या कंबल से हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए हमें सर्दियों में गर्मी का आभास होता है। द्रव पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण जिस विधि से होता है उसे संवहन विधि कहते हैं। द्रव पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। इसी तरह निर्वात में, जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है तो बीच में निर्वात है, कुछ भी नहीं है। निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। सूर्य से विकिरणें पृथ्वी तक आती हैं, तो निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से। ऊष्मा का स्थानांतरण की 3 विधियां मैंने बताई हैं। चालन विधि, संवहन, चालन ठोस में, संवहन द्रव में, और विकिरण विधि द्वारा निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, समीर। समीर, जो हवाएं बहती हैं उसको हम समीर बोलते हैं। समीर 2 प्रकार का होता है, समुद्र समीर और थलीय समीर। समुद्र समीर क्या होता है? दिन के समय सथल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जो सथल होता है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, और गर्म होकर सथल की वायु ऊपर की ओर जाने लगती है। अब सथल की वायु ऊपर की ओर जा रही है तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से वायु आती है। क्योंकि समुद्र की ओर से वायु आ रही है इसलिए इसे समुद्र समीर कहते हैं। रात के समय इससे अपोजिट होता है। रात के समय वायु की दिशा अपोजिट दिशा में बहती है, अर्थात थल से समुद्र की तरफ बहती है। क्योंकि रात के समय जो थल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, स्थल जल गर्म रहता है, समुद्र गर्म रहता है। गर्म जो वायु है वो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए स्थल से वायु समुद्र की तरफ जा रही है। इस समीर को थलीय समीर या थल समीर कहते हैं। एक और जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, गर्मियों में और सर्दियों में क्या हमें अलग रंग के कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, इसलिए हमें गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्का रंग ऊष्मा का शोषण कम करता है। जो गहरा रंग है ऊष्मा का अधिक शोषण करता है, अवशोषण करता है। हल्का रंग गर्मी ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने ज़्यादा उचित होते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अपनी कोई भी बात है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।